वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पिछले साल जैसे ही लॉकडाउन लगा था, एक बड़ा नेशनल मीडिया में मेजर केस आया था तबलीगी जमात का। आप लोग सब उससे वाकिफ होंगे। तबलीगी जमात के जो केस थे उसकी वजह से एक सिस्टमेटिक परसिक्यूशन की गई जो भी तबलीगी जमात के मेंबर्स थे। विल डिस्कस कि पूरा प्रोसेस क्या था, हुआ क्या था और इसके सोसाइटी एट अ लार्ज के रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, एंड मोर पॉसिबली हम सब इन सब चीजों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी कि क्या हुआ था। तबलीगी जमात 2020 में ऑब्वियसली 25 मार्च को, हमें जहां तक याद है 2020 को कोरोना वायरस की वजह से पूरे के पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था और एक हफ्ते के अंदर अंदर तबलीगी जमात हॉटस्पॉट नाम से एक इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया का एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला था। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की वजह से पर्टिकुलरली तबलीगी जमात और उसके एक्सटेंशन में जो पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको डीमोनाइज या क्रिमिनलाइज किया गया था, स्पेसिफिकली एज ए कोरोना वायरस स्प्रेडर। इस बात में कितनी सच है इसके बारे में अभी बात करते हैं। पिछले साल जैसे ही कोरोना वायरस हुआ तो उस समय दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज मस्जिद अर्ली मार्च 2012 में एक कोरोना वायरस का सुपर स्प्रेडर इवेंट हुआ था। सुपर स्प्रेडर इवेंट क्या होता है कि जैसे जो वायरस होता है जो कि कंटेजियस होता है, सपोज कीजिए कि एक संगठन हो या कहीं पर एक महफिल हो, 400-500 लोग उस पर हो। अब उसमें से अचानक से किसी 2-3 लोगों को वायरस हुआ तो वो 400-500 को वायरस दे देगा और वो 500 जो लोग हैं वो अचानक से लेट्स से कि अपने अपने घर चले जाएं या अपने अपने अलग अलग शहर चले जाएं। तो इससे जो वायरस बेसिकली लिमिटेड जगह पर था वो अचानक से स्प्रेड हो गया, सुपर स्प्रेड, काफ़ी तेजी से स्प्रेड हो गया किसी एक इवेंट की वजह से। पिछले साल जब वायरस के केसेस आ रहे थे रेगुलरली, कुछ कुछ गिने जा रहे थे, 25 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय सिर्फ 300 केसेस थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि तबलीगी जमात का जो केस था बेसिकली एक मरकज मस्जिद थी। मरकज बेसिकली जहां पर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, वहां पर काफ़ी सारे से जो तबलीगी जमात के जो मेंबर्स हैं, जो कि एक संगठन है, मुस्लिम्स कंजर्वेटिव मुस्लिम्स का एक संगठन है जो कि इस्लाम के तरीके से ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, उनका संगठन है। तो वहाँ से वो 1,500 से 2,000 लोग एक ही जगह पर इकट्ठे थे और फिर वो वहाँ से कई अपने देश के कई हिस्सों में चले गए। तो ऐसा गवर्नमेंट और मीडिया की तरफ से ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि वो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट था और वो इंटेंशनली और विलफुली किया गया है, जिसकी वजह से पूरे साल तक जितने भी तबलीगी जमात के मेंबर्स थे उनको परसिक्यूट भी किया गया। परसिक्यूट मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से उनको बायस पोर्ट्रेल दिया गया। आइए बात करते हैं इसके बारे में पूरे के पूरे से। सुपर स्प्रेडर इवेंट which has been blamed for stoking communal sentiments and false reporting on the incidents, all of the foreign nationals have been acquitted by the Indian courts। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कुछ लोग इस बात से सहमत भी नहीं होंगे, परंतु जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं बता सकता हूं कि तबलीगी जमात के केसेस पे जिन जिन के ऊपर केसेस लगाया गया था एपिडेमिक एक्ट के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत या किसी और प्रकार के वीज़ा जो फॉरेनर एक्ट है उसके तहत जितने भी केसेस थे, सारे के सारे जो मेंबर्स थे, सारे के सारे जो फॉरेनर्स थे, उनको एक्विट कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर मीडिया हाउसेस की तरफ से कोई मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी था, शायद टीआरपी की खोज में। तबलीगी जमात का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ प्रीचर्स। बेसिकली एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ प्रीचर्स, उसको तबलीगी जमात कहा जाता है। एक कंजर्वेटिव मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1926 में मौलाना मोहम्मद इलियास के द्वारा मेवात में, हरियाणा में इस समय जो मेवात जगह है वहीं पर बनाई गई थी। इसका पूरा का पूरा एम सिर्फ यह है कि जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में जो रिलीजियस नॉलेज है उसको फैलाना। कंजर्वेटिव है, कहने का मतलब है कि जो इस्लाम के पुराने विचार हैं उनके तरीके से, ऑर्थोडॉक्स तरीके से जिंदगी जीने का कोशिश की जाती है, वो विचारों को फैलाया जाता है। जब 1926 में इसे बनाया गया था तो मोहम्मद इलियास का मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक्चुअली में जो ओरिजिनल मोहम्मद ने जिस प्रकार से इस्लाम का जो धर्म बताया था उस तरीके से नहीं जी रहे हैं, तो उसके विचारों को फिर दोबारा से प्रोपोगेट करने के लिए तबलीगी जमात का उन्होंने जेनेसिस किया।
तबलीगी जमात यानी कि सोसाइटी फॉर स्प्रेडिंग फेथ is a global educational and missionary movement whose primary purpose is to encourage Muslims the world over to be religiously more observant. तो जो भी उनके धर्म के विचार होते हैं उनको और ज़्यादा ऑब्जर्व करें। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है ये यूजुअली सेंटर और हेडक्वार्टर्स के द्वारा प्रोपोगेट की जाती है। उन सेंटर और हेडक्वार्टर्स को कहा जाता है मरकज, जगह का नाम है बेसिकली, एक जगह का। स्कूल समझ लीजिए, चर्च समझ लीजिए, मस्जिद समझ लीजिए। तबलीगी जमात इज मेंटेन फ्रॉम इट्स इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जिसका नाम है निजामुद्दीन मरकज, जो कि निजामुद्दीन वेस्ट और दिल्ली के, साउथ दिल्ली के मतलब दक्षिण दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां पर, यहीं पर ये ओरिजिनली स्टार्ट हुई थी। ये वही बिल्डिंग है जिससे ये कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था। अब यहां पे क्या हुआ कि भाई 25 मार्च को बेसिकली लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया। अब यहां पे पहले ही इस मरकज की मीटिंग के लिए लोग आए हुए थे, 15 मार्च से पहले यहां पर जमा थे। तो 1500 से 2000 तबलीगी जमात के जो सदस्य हैं वो बेसिकली यहां पर थे। अब ये भी आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था वो बेसिकली बहुत ही सरप्राइजिंगली एकदम कम वार्निंग के साथ हुआ था। रात को 8 बजे डिक्लेयर होता है और 12 बजे से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो ये उस समय कहीं जा भी नहीं पाए थे, अगले एक हफ्ते तक यहीं पर ही थे। जमात एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन हेल्ड कर रहा था न्यू दिल्ली में अर्ली मार्च में, जहां पर हजारों लोग बेसिकली हु टुक सीनियर प्रीचर्स थे, सऊदी अरेबिया के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, पहले से वहां पर जमा थे। उनके में से किसी के कई लोगों के बीच में कोरोना वायरस उस समय तक फैल भी चुका था। आफ्टर द कॉन्ग्रीगेशन पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट फॉर वेरियस स्टेट्स, जिनमें से कुछ ने बाद में कोविड-19 के सिम्टम्स भी डेवलप कर लिए। अब जो ये सिचुएशन है ये तो जनरल सिचुएशन है, ये आप पूरे साल देख रहे होंगे कि कैसे पूरे देश में कोरोना वायरस कैसे कैसे फैला है। सिचुएशन ऐसे ही हुई है, हर जगह पे यही हुआ है। पर दिस स्पेसिफिक इवेंट वाज यूज्ड एज अ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बाय सर्टेन मीडिया हाउसेज, जिससे थोड़ी कम्युनल हार्मनी पर भी खतरा पहुंचा, पर्टिकुलर समुदायों पर, पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप्स के ऊपर मिस इंफॉर्मेशन, बायस और प्रेजुडिस भी पैदा किए गए। तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर घोषित कर दिया गया। हजारों इसके मेंबर दे वर चार्ज विद द नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉकडाउन ऑर्डर्स एंड वायलेशंस ऑफ देयर वीजा कंडीशंस, क्योंकि कई सारे सऊदी अरेबिया से आए हैं, मलेशिया से आए हैं, इंडोनेशिया से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, अलग अलग देशों से आए हुए थे। तो उनके ऊपर वीजा कंडीशंस के भी वायलेशंस के चार्ज लगा दिए। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अब ये सब अब ये सारे के सारे एक्विट हो चुके हैं। कोर्ट्स के अकॉर्डिंग बेसिकली उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो कोई भी स्टे नहीं किए। अगले कुछ हफ्तों तक जब इनके ऊपर चार्जेस लगे, दिल्ली पुलिस ने मरकज को बंद कर दिया। जमात मेंबर जो भी जहां जहां देश में गए थे वहां से उनको उठाया गया और उनको डिटेंशन और क्वारंटाइंस में रख दिया गया। इंडीड जिन लोगों को कोरोना वायरस नहीं भी था, कोविड-19 पॉजिटिव भी नहीं था, उनको भी लगातार 2-2, 3-3 महीने तक क्वारंटीन में रखा गया था। न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया पर भी लोग क्लेम करने लगे कि जमात, तबलीगी जमात और बाय एक्सटेंशन बेसिकली मुस्लिम ने विलफुली ये स्प्रेड किया है और इसको नाम दे दिया गया कोरोना जिहाद का और तालिबानी टेरर का, जो कि टेक्निकली एक मिसनोमर था, एक मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन था टीआरपी गैदरिंग के लिए। वैसे टेलीविजन मीडिया जो होता है वो जनरली न्यूज को थोड़ा बहुत डिस्टोर्ट कर देता है हायर रेटिंग्स के लिए, ठीक है। परंतु तबलीगी जमात के मैटर में जो बिगटरी है, बिगटरी मतलब कि अंदर से जो बायस और प्रेजुडिस है दूसरे धर्म के लिए, वो और ज्यादा फ्यूज हो गया इस टीआरपी की बीमारी के साथ साथ। तो टीआरपी के लिए तो वैसे ही न्यूज को डिस्टॉर्ट किया जा रहा था, साथ में जो दूसरे धर्म के लिए एक बायस और प्रेजुडिस और जो बिगटरी होती है उसके साथ फ्यूज होने से इसको और ज्यादा एम्पलीफिकेशन मिल गया। द गैदरिंग टुक प्लेस आफ्टर टेकिंग द नॉड फ्रॉम द गवर्नमेंट, हैपेंड अंडर गवर्नमेंट नोज, बट दिस असेंबली वाज यूज्ड टू टार मुस्लिम विद द कॉन्स्पिरेसी ऑफ स्प्रेडिंग कोविड। आप शायद डेफिनेटली आप उस समय फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगा था अगले 3 हफ्ते तक बेसिकली यही न्यूज बेसिकली मेन नेशनल मीडिया के पास थी, तो उसका नुकसान भी हुआ। मीडिया का फोकस तबलीगी जमात पे था, वॉज एडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ उनके पॉलिटिकल लीडर्स थे उस समय, एफआईआर भी फाइल जो अगेंस्ट हुई थी इनके, उनको डिफेंड भी किया था जो दिल्ली सरकार थी। इंडीड अप्रैल के पहले वीक में जब दिल्ली गवर्नमेंट हर रोज कोरोना वायरस के जो केसेस थे, आप उस समय ट्रेस कर रहे होंगे कि पर डे के हिसाब से कोरोना के केसेस बताए जाते थे, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अलग कैटेगरी बना दी थी मरकज मस्जिद के नाम से, कि मरकज मस्जिद के नाम से कैटेगरी से और कितने कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। ये जो विलिफिकेशन हुई थी, ये एपिसोड गवर्नमेंट और मीडिया दोनों की तरफ से हैंडल किया, और इससे भारत की जो माइनॉरिटीज हैं और जो वल्नरेबल सेक्शन पॉपुलेशंस के हैं उनको किस प्रकार का खतरा होता है, ये उसके भी संकेत देता है। देखिए बात सिंपल सी मैं आपको बताता हूं। इस समय
कई बार कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से टीआरपीस के लिए चला दिए जाते हैं। कभी कभी आपका मेरा दोनों की ड्यूटी है कि किसी भी डर में ना आए। सोशल मीडिया कैंपेनिंग के द्वारा, सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा बायस, प्रेजुडिस और हेट को जब तक दिल में रखेंगे, हमारा सबका जो देश है वो साथ नहीं हो सकता है। देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ इट। हमारे पूरे के पूरे देश में जो जो नागरिक है उसको साथ में ही रहना पड़ेगा। बाकी जो ये बातें आजकल टीवी पर चलती हैं, फेसबुक पर चलती हैं, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड पर चलती है, खासकर से ट्विटर पर बहुत ज़्यादा चलती है, जो भी पढ़े लिखे हैं हम में से और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी, और जो समझदार हैं वो भी, उनको ये समझना चाहिए कि सब के सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कभी दूसरों को विलीफाई और आपको डराने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की परसिक्यूशन दोबारा ना हो किसी भी समुदाय के साथ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई न्यूज़ सुने कभी भी, तो हमेशा एक स्केप्टिसिज्म के साथ सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके अंदर आपसे आपको डराने के लिए किसी भी प्रकार का सेंटेंस है तो वो झूठ है। अगर वो किसी और को किसी भी प्रकार से डिमोनाइज कर रहा है, अदर का जो भाव देता है, तो इसका मतलब वो गलत है। गांधी जी और महात्मा बुद्ध दोनों के दोनों हमारे देश के जो आइकन्स हैं, ग्लोबल आइकन्स हैं, उन्होंने यही कहा है, नफरत से, हेट से देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। उससे कभी भी कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। कंपैशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है देश में। अब जो ये इनके साथ इनजस्टिस हुआ, इसके लिए इसकी कोई जवाबदेही किसकी होगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, इसको ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल है। इंडीड औरंगाबाद बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो औरंगाबाद बेंच है, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने बेसिकली जो तबलीगी जमात के सदस्यों के अगेंस्ट एफआईआर की थी, उन्होंने उस एफआईआर को क्वैश किया और उन्होंने कहा कि बेसिकली जो महाराष्ट्र पुलिस है, देवर एक्टिंग मैकेनिकली, मतलब बस ऐसे ही कर दिया बिना सोचे समझे। उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत काम किया है और पुलिस ने जो पावर्स दी गई हैं प्रोसीजरल लॉ की और सब्सटेंटिव लॉ की, उनके साथ एक्ट नहीं किया। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक स्केपगोट ढूंढ रही थी पैंडेमिक का, और कैलेमिटी और सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने इन्हीं फॉरेनर्स को स्केपगोट बना दिया, जो कि बेसिकली सिर्फ एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने वो सारी की सारी वो की, बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा था। ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये कोर्ट के जजेस के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। कुछ लोग हो सकता है ना भी सहमत हो, परंतु फिर भी एक बार दूसरे का ओपिनियन सुनते हैं हम जरूर। जो भी आए हैं, अटेम्प्ट वाज मेड टू क्रिएट अ पिक्चर दिस फॉरेनर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग कोविड-19 वायरस, दिस वाज वर्चुअली persecution against these foreigners. The circumstances and the latest figures of infection, जब बेसिकली FIRs को क्वैश किया गया था, shows कि इनके अगेंस्ट जो ये एक्शन लिया गया था, ये बेसिकली बनता तो नहीं था। It is now high time that the concerned authorities repent, मतलब थोड़ा पश्चाताप करें हमने इन एक्शंस का जो इन्होंने लिया है, और जो ये प्रोपोगेंडा फैला था अगेंस्ट द रिलीजियस एक्टिविटी वॉज डेफिनेटली अनवारंटेड। भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, उसका एक सेंट्रल प्रिंसिपल और टेनेट है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि जो घर में गेस्ट होता है वो भगवान के समान होता है। अगर आप में से कोई इस बात से अग्री करता है कि जो यहां पर जो सिचुएशन थी, यहां पर जो गेस्ट थे, बेसिकली जो भी बाहर से आए हैं, दूसरे देश से आए हुए हैं, वो एक तरीके से गेस्ट हैं, तो हमें एक्चुअली में ट्रीट तो उनको भगवान की तरह करना था। परंतु जो उनके साथ ये इनजस्टिस हुआ, बेसिकली जो उनकी परसिक्यूशन हुई, इट वॉज टोटली अनवारंटेड। एक बचपन में एक कहानी सुनी थी हमने और आपने और सबने सुनी होगी कि जब लकड़ी को एक एक करके तोड़ते हैं तो सारी की सारी लकड़ियाँ टूट जाती हैं, लेकिन जब लकड़ियों को इकट्ठे तोड़ देते हैं, लगा देते हैं 5, 6, 10 लकड़ियों को, तो उनको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। इस विषय में मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो जरूर जानना चाहूँगा कि बेसिकली आप क्या मानते हैं, क्योंकि मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि आप जो भी ऑडियंस हैं उसमें दो विचार हैं, एक जो कि मेरे साथ कुछ सहमति भी होगी, कुछ असहमति भी होगी, परंतु मैं जानना जरूर चाहूँगा। तो प्लीज़ इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। इन केस आपको इन क्लासेस के PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर t.me, कहाँ गया, t.me/ मेरा नाम लिख दीजिएगा, बेसिकली उस पर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इनके PDF मैं वहाँ पर और नोटिफिकेशंस वहाँ पर शेयर करता हूँ। हावेवर इस इशू से संबंधित आपके क्या विचार हैं और आपके हिसाब से बेसिकली जो दूसरे लोग होते हैं उनको किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हियर फ्रॉम यू इंडीड, एंड इन केस अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हों तो उनको भी जरूर लिखिएगा, सो दैट इफ आई कैन रीड देम आई पर्सनली लाइक टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।